गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हीट वेव्स। टॉपिक आपका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंट है। तो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है अबव नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज इस समर में, और कहा है कि जो हीट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ज़्यादा ही रहेगी। इससे जो है हेल्थ रिस्क एक्सपोज हो रहे हैं पॉपुलेशन को, खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स को, और इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। तो नदर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में अप्रैल से लेकर जून तक अबव नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव्स डेज प्रिडिक्ट किए गए हैं। 10 से 11 सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स में ये डेज प्रिडिक्ट किए गए हैं। इवन नाइट टेम्परेचर्स भी कहा है कि हायर देन यूजुअल रहेंगे। अब नंबर ऑफ हीट वेव डेज रीजन वाइज भी वेरी करते हैं। जैसे राजस्थान में वेस्टर्न एरियाज़ में और ईस्टर्न एरियाज़ में भी जो है हीट वेव डेज डिफर करेंगे। हर इंडियन स्टेट 2024 में हीट वेव एक्सेप्ट कर जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, एक्सेप्ट केरला। 2024 जो है वो इंडिया का वार्मेस्ट रिकॉर्डेड ईयर था, लेकिन कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है हीट वेव डेज और एवरेज एनुअल टेम्परेचर में। हीट वेव्स जो है वो कंसनट्रेटेड पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम हीट होते हैं अबव 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो आरबीआई ने जो है कहा है क्लाइमेट चेंज से 2.8% जीडीपी का लॉस और 34 मिलियन जो है वो 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉसेस में 34 मिलियन जो प्रोजेक्टेड जॉब लॉसेस इसी की वजह से होती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो वार्म सिटीज़ को वार्म कर देता है, करेगा और ज़्यादा बाय 4 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। एक्सट्रीम हीट से ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, स्कूल क्लोजर्स होते हैं, वाटर शॉर्टेजेस होती हैं, पावर आउटेजेस होती हैं, फूड इनसिक्योरिटी होती है। तो उसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो हीट एक्शन प्लान्स बनाती हैं। तो फर्स्ट सिटी लेवल हीट एक्शन प्लान 1999 में बनाया गया था, जब उड़ीसा में 1998 की हीट वेव आई थी। तो इन प्लान्स में आउटलाइन किए जाते हैं मेजर्स, जैसे कि कैसे शेडेड एरियाज़ बनाने हैं, वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करानी है, फिर एडजस्ट करने हैं स्कूल के ऑफिस के टाइमिंग्स। लेकिन इतनी इम्प्रूव्ड फोरकास्ट और वेल डिज़ाइन प्लान्स के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन वीक रहती है। स्टडीज़ शो करती हैं अथॉरिटीज़ ऑफ्टन प्रॉमिस कर देती हैं, और प्रायोरिटाइज करती है शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स को रादर दैन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़। इनएडुकेट प्लानिंग रहती है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, और अनलाइक एयर पोल्यूशन कंट्रोल कोई ऑटोमेटिक हीट मिटिगेशन सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं होता है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली। तो मोस्टली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं पता होती हैं, और कोई एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो इस एफर्ट को लीड करे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रपोज्ड वक्फ बिल 2025। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है अभी रिसेंटली। तो एक मैराथन डिबेट के बाद अभी इसको लोकसभा में भी पास किया गया था येस्टरडे। तो ये वक्फ बिल जो है रीइग्नाइट कर रहा है डिबेट ओवर रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। 1995 के एक्ट को अमेंड कर रहा है। तो इस अमेंडेड बिल में एक प्रोविज़न है कि हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है अगेंस्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स। तो ये जुडिशल रिव्यू वापस लेके आ रहा है 1995 के एक्ट में, जो पहले तो ट्रिब्यूनल के डिसीजन ही फाइनल माने जाते थे। जो कंट्रोवर्शियल प्रपोजल था कि इस्लामिक लीगल कंसेप्ट को जो है वक्फ बाय यूज़र को उसको रिवाइज़ कर दिया गया है। अब बिल में मॉस्क और ग्रेवयार्ड दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बाय यूज़र माना जा सकता है अगर वो इस लॉ के जो है इनैक्ट होने से पहले रजिस्टर्ड है, और ऑफ कोर्स कंटेस्टेड भी नहीं है। तो फ्यूचर रिकॉग्निशन ऑफ वक्फ स्टेटस जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या डिक्लेरेशन चाहिए होगा एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से, जो कम से कम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस है शिफ्ट एडजुडिकेशन पावर में। बिल जो है एम्पावर कर रहा है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि वो सेटल कर सके डिस्प्यूट्स कि क्या कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या गवर्नमेंट लैंड है। और एक बार ऑफिसर ने सबमिट कर दी रिपोर्ट तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ जो है उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। बिल मैंडेट कर रहा है क्रिएशन एक डिजिटल पोर्टल की रजिस्टर और अपडेट करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। और एक और क्रिटिकल चेंज ये है कि सेक्शन 107 जो है वक्फ एक्ट का, जिसमें कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को एक्सक्लूड किया गया था लिमिटेशन एक्ट से, उसमें भी चेंज किया गया है। अब जो स्टैंडर्ड 12 ईयर की लिमिटेशन होती है किसी भी अनक्रोच प्रॉपर्टी पर, वो वक्फ लैंड पर भी अप्लाई होगी। जो वक्फ बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का भी प्रोविज़न है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उनमें 3 मेंबर्स होंगे इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल स्टेट ऑफिसर, एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ। अब कॉन्ट्रोवर्सीज़ क्या हैं? ऑपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि स्टेटस ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज़ क्या है, उससे जो है कम्युनिटी की ऑटोनॉमी ख़राब होगी। नॉन मुस्लिम्स को वर्क बॉडीज़ में इंक्लूड करने से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके वायलेट होंगे।
रिवाइज्ड बिल प्रोटेक्ट कर रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज़ को, इंट्रोड्यूस कर रहा है एम्बिग्यूटी जो कि फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड नहीं है उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट ने बुलडोज किया है बिल को पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू, और इससे जो है ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट होगी और अनरेस्ट आएगा कम्युनिटी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन बॉन्ड मार्केट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के पहले इंडिया के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो लगभग 9 बेसिस पॉइंट्स जो है वो फॉल हुई है। तो एक ड्रॉप इन बॉन्ड यील्ड जो है वो बॉन्ड प्राइसेस को इंक्रीज़ करती है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है लोअर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स की सिग्नल करती है। तो इंडियन बॉन्ड मार्केट एक की सेगमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। इन्वेस्टर्स इसमें पैसा जो है जब बॉन्ड्स में डालते हैं तो उनको पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती है, प्रिंसिपल रिपेमेंट होती है मैच्योरिटी पर। प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड्स जो है वो पहली बार इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जो है वो बॉन्ड्स को बाय और सेल किया जाता है अमंग इन्वेस्टर्स। ठीक है। इंडियन बॉन्ड मार्केट लगभग $2.69 ट्रिलियन की है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डोमिनेट करती है डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट्स को। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके? रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो अभी भी बैंक डिपॉजिट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है। डिफ़ॉल्ट कर देते हैं जब कोई इशूअर्स, तो उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो रिड्यूस होता है। मल्टीपल रेगुलेटर्स की वजह से जो है कॉम्प्लेक्सिटी आती है मार्केट ऑपरेशंस में। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइम टू टाइम बॉन्ड यील्ड्स और प्राइजेस को इम्पैक्ट करती रहती है। तो इंडियन बॉन्ड यील्ड्स जो है वो जनरली पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक कर रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे सेफ असेट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। उसी की वजह से जो 10 ईयर यूएस ट्रेजरी नोट्स भी हैं वो लोएस्ट प्राइस पर पहुंच गए सिंस 2024 का जो टाइम पीरियड है। और एक स्मॉल शॉर्टेज ऑफ मनी जो है बैंकिंग सिस्टम में जो देखी गई थी, और उसकी वजह से जो है बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो नीचे हुई हैं। लिक्विडिटी जब गुड होती है तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो लो हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए फंड रेज करना इजी हो जाता है। ठीक है। तो बैंक्स ने लगभग 1.81 लाख बोरो भी किए थे आरबीआई से वेरिएबल रेट रेपो के अंडर, और वो पैसा भी अब अप्रैल 7 तक देना है उन्हें वापस, तो उससे लिक्विडिटी जो है वो सक होगी मार्केट से। लेकिन लॉट ऑफ मनी जो है ऑलरेडी एसडीएफ में जो है वो पार्क्ड है आरबीआई के साथ। तो आरबीआई इसलिए 4 ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी प्लान कर रहा है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वो जो है वो परचेज करेगा ताकि लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट हो। आरबीआई जो है वो मैनेज कर रहा है लिक्विडिटी को केयरफुली, और ताकि कोई भी मेजर डिस्ट्रप्शन फाइनेंशियल सिस्टम में ना आए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्वेडक्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रुसोव मेनोर ब्रेटिस्लावा स्लोवाकिया के नीचे एक रोमन एक्वेडक्ट पाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। एक्वेडक्ट क्या होता है? एक वाटर कोर्स जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाटर को कैरी करने के लिए एक सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, दूर तक। तो ये एक्वेडक्ट जो है किसी भी सिस्टम ऑफ पाइप्स, डिचेस, कनाल्स को कहते हैं, टनल्स को कहते हैं, जो कि पानी को लेकर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये एक्वेडक्ट को ऑफन हम रेफर करते हैं एक ब्रिज जो कि आर्टिफिशियल वाटर कोर्स है। एक्वेडक्ट्स को एंशियंट इंडिया, पर्शिया, असाइरिया, इजिप्ट में यूज़ किया जाता था, लेकिन रोमन्स जो है उन्होंने सबसे फेमस एंशियंट एक्वेडक्ट जो है वो बनाए थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इशूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक यूएस नेशनल को रिसेंटली अरेस्ट किया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, क्योंकि वो एंटर कर रहा था प्रोहिबिटेड ट्राइबल रिजर्व एरिया में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वन ऑफ द अंडमान आइलैंड्स है, जो कि पार्ट है इंडियन यूनियन टेरिटरी का, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। तो ये वेस्ट है सेंट्रल क्लस्टर ऑफ अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है। डेंसली कवर्ड है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, सर्कल्ड है ये बाय अ शैलो रीफ, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सिक्लूडेड ट्राइब्स को होस्ट करता है, सेंटिनलीज। आइलैंड जो है वो प्रोटेक्टेड है और इलीगल है यहाँ पर कोई भी अब किसी का भी यहाँ पर अप्रोच करना मोर देन 5 नॉटिकल माइल्स। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चंद्रयान 3 चेस्ट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 का चेस्ट जो है वो पहला इंस्ट्रूमेंट बना है जो मेजर कर रहा है इन सीटू टेम्परेचर्स को नियर द मून साउथ पोल। तो इसने लूनर सॉइल को पेनेट्रेट किया है सक्सेसफुली थर्मल प्रोब के थ्रू, और क्रूशियल डेटा दे रहा है लूनर सरफेस टेम्परेचर पर। तो चेस्ट का जो थर्मल प्रोब है ये चंद्रयान 3 में ही लॉन्च किया गया था, विक्रम लैंडर में ही इंटीग्रेटेड है, और 2023 में ही लैंड हुआ। इक्विप्ड है ये विद 10 टेम्परेचर सेंसर्स।
एक रोटेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ अ हैमरिंग डिवाइस। जैसे जैसे मोटर रोटेट होती है, प्रोब डाउनवर्ड जाता है और जब तक ये मून के सरफेस को टच नहीं कर लेता। इसने लगभग 10 सेंटीमीटर तक की डेप्थ अचीव कर ली है। ओके। और अगर हम इसको बाकी कंपैरिजन मिशंस के साथ देखें तो फिलाई लैंडर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, वो सरफेस और सब सरफेस टेम्परेचर्स जो है वो देखने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर ऑकवर्ड लैंडिंग की वजह से वो डिप्लॉय नहीं हो पाया प्रॉपरली। ऐसे ही नासा का इनसाइट लैंडर है, वहाँ पर भी सेल्फ हैमरिंग नेल मैकेनिज्म का यूज़ करते हुए द मोल नाम से उसने कोशिश की थी, लेकिन लो फ्रिक्शन थी मार्शियन सैंड में, इसलिए ये बरो नहीं कर पाया डीप इनफ टू कलेक्ट मैनी एनी मीनिंगफुल टेम्परेचर डेटा। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कच्चादीवो आइलैंड्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बार यूनानिमसली अगेन रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कच्चादीवो को श्रीलंका से रिट्रीव करे। तो कच्चादीवो आइलैंड्स एक 285 एकड़ अनइनहेबिटेड आइलैंड है पार्क स्ट्रेट में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एक मैरीटाइम बाउंड्री मार्कर है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। फिशरीज रिच जोन है ये फॉर्म हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से 14th सेंचुरी में। और ये इनिशियली जाफना किंगडम श्रीलंका द्वारा रूल्ड होता था, लेकिन बाद में इसको रामनाथ ज़मींदारी ने नायक डायनेस्टी मदुराई ने कंट्रोल किया। ब्रिटिश इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये डिस्प्यूट था, लेकिन 1974 में एग्रीमेंट सेटल हुआ श्रीलंका के फेवर में। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्या है? ये लाइन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो 1974 में डिलीनेट हुई अकॉर्डिंग टू इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। यूएन क्लॉज पर बेस्ड है ये। आईएमबीएल ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, टेरिटोरियल वाटर्स और बाकी के मैरीटाइम जोन्स भी जो है वो डिफाइन करती है। तो 1974 का जो एग्रीमेंट था उसमें इक्विडिस्टेंट लाइन को जब एडजस्ट किया गया तो कच्चादीवू जो है वो श्रीलंका की सोवरेनिटी के अंडर आ गया था। ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is heat waves. This topic is important for your environment section. So IMD has recently forecasted an above normal number of heat wave days this summer, aligning with the trend of increasing heat intensity and frequency. This poses health risks, especially for the vulnerable groups, and causes economic losses. So IMD has predicted above normal number of heat wave days across the northern, central, and eastern India from April to June, and it has predicted above normal temperatures for 10 to 11 days in central and eastern states like Odisha, Jharkhand, and eastern Uttar Pradesh. Night temperatures are also going to be higher than usual. The number of heatwave days would vary by region. In Rajasthan, western areas could face 12 to 18 heatwave days, while eastern Rajasthan may experience 10 to 15 days. Okay, every Indian state except Kerala has witnessed a heatwave in 2024, including Karnataka. So, although 2024 was India's warmest year on record, there is no direct correlation between heat wave days and average annual temperature. Heat waves are concentrated periods of extreme heat above 40 degrees Celsius. Okay, so what are its economic impacts? RBI has said that climate change could lead to 2.8% GDP loss and 34 million of the projected 80 million global job losses. So, urban heat island effects could also warm cities by 4 degrees Celsius by the year 2100. Extreme heat is also linked to increased mortality, school closures, water shortages, power outages, and food insecurity. Okay, so we have heat action plans in India, which has become a key strategy for heat wave management since 1999, when the first heat wave plan was made at the city level. So these plans outline measures like creating shaded areas, ensuring water availability, and adjusting school and office timings. So despite improved forecasts and well-designed plans, authorities are still prioritizing short-term emergency responses rather than making long-term strategies. Inadequate planning for vulnerable groups is also there. Unlike air pollution control, there is no automatic heat mitigation system that exists and gets activated. Okay, so most local administrations lack clear responsibilities and empowered organization to lead the efforts. So the next topic is proposed Waqf Bill 2025. This topic is important for your governance section and also your social issues. So we all know that Waqf Amendment Bill has been passed even by Rajya Sabha now. So after a marathon debate, the bill has been passed. So this bill has reignited debate over the regulation of Waqf properties in India. The bill seeks to amend the Waqf Act of 1995. So the amended bill introduces a provision which allows High Court to appeal High Court appeals against Waqf tribunal orders. This has rectified a long-standing gap in judicial review under the 1995 Act, which previously made tribunal decisions final and unchallengeable.
The controversial proposal to eliminate the Islamic legal concept of waqf by user has been revised. Now the bill retains the status of such properties like mosques and graveyards if they were registered before the new law's enactments, unless contested, of course. But the future recognition of waqf status requires documentary proof or declaration from a practicing Muslim of at least 5 years. One of the most significant changes is the shift in adjudication power. So the bill empowers the senior government officers to settle disputes over whether a property is work or government land, and until the officer submits the report, disputed properties will be treated as a government property. The bill also mandates creation of a digital portal for registering and updating work properties, and all information must be uploaded within 6 months of the law's commencement. Okay, the another change is the removal of Section 107 of the Waqf Act, which had excluded Waqf properties from the Limitation Act, but now the standard 12-year limitation for reclaiming encroached property will apply to the Waqf lands also. The amended bill also allows for inclusion of non-Muslim members, including chief executive officers, state Waqf boards, and central Waqf council. Additionally, Waqf tribunals will now have three members instead of two: a district judge, a joint secretary level state officer, and an expert in Muslim law. Opposition argues that empowering government officials to decide the status of Waqf properties significantly curtails community autonomy. And government asserts that inclusion of non-Muslims in Waqf bodies fosters transparency, but opposition parties saying that it would infringe on their constitutional rights. The revised bill also protects already registered Waqf by user properties. It introduces ambiguity for those who are not formally documented. Opposition leaders are saying that government has bulldozed this bill through parliamentary process, and this may lead to increased litigation, displacement, and unrest within the community. Okay. So the next topic is Indian bond market. This topic is important for your economy section. So ahead of RBI's monetary policy review on April 9, uh, India's 10-year bond yields fell by 9 basis point. A drop in bond yield raises bond prices, and it signals market expectations of lower future interest rates. Okay, so Indian bond market is a key segment of the financial system. In Investors lend money to issuers in exchange for periodic interest payments and principal repayment at maturity. In the primary market, bonds are issued for the first time by the government, corporations, or financial institutions to raise funds. In the secondary market, previously issued bonds are bought and sold among investors. Indian bond market is valued at $2.69 trillion as of December 2024. Government securities dominate the domestic bond market. So, what are the challenges here? Retail investors prefer bank deposits because of lack of fairness and accessibility. Corporate bonds have lower trading volumes. Defaults by some issuers also reduce investor confidence. Multiple regulators create complexity in market operations. And changes in RBI's monetary policy impact bond yields and prices also. So Indian bond yields have closely tracked the US bond yields, driven by investors shifting to safer assets. The yield on US Treasury notes, 10-year US Treasury notes, have also fallen to the lowest level since December 2024. So the liquidity is improving in Indian banking sector. There was only a small shortage of money in the banking system last week, but it had helped bring down bond yields. When liquidity is good, borrowing costs tend to stay low, making it easier for the government and businesses to raise funds. Banks had borrowed about 1.81 lakh crore from RBI, and this money needs to be repaid by April 7. A lot of money is already parked in the standing deposit facility, a tool where banks keep excess funds with the RBI. RBI has planned four open market operations of 20,000 crore each, and it means that it will buy government bonds to inject liquidity. RBI is also managing liquidity carefully by balancing money going out and money coming in, and this should prevent any major disruption in the financial system. So the next topic is aqueduct. This topic is important for your environment section. So, beneath the Rostov Manor in Bratislava, Slovakia, archaeologists have recently uncovered a Roman aqueduct. An aqueduct is a watercourse constructed to carry water from a source to a distribution point far away. This basically means that a system which is used for carrying water, and it could be any system of pipes, ditches, canals, tunnels, and this is specifically refers to a bridge carrying an artificial water course. Aqueducts were used by people in ancient India, Persia, Assyria,
Egypt, etc. And but Romans were were regarded as the most famous ancient aqueduct builders. So the next topic is North Sentinel Island. This topic is important for your governance section. So a US national was recently arrested from Andaman Nicobar Islands for trying to enter the prohibited tribal reserve area of North Sentinel Island. So North Sentinel Island is one of the Andaman Islands, and it is part of the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar. It is located west of the central cluster of Andaman Islands. It is densely covered in tropical rainforest. It is also circled by a shallow reef. It harbors one of the world's last secluded tribes called the Sentinelese. The island falls under the Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes Act of 1956, which makes it illegal to approach closer than 5 nautical miles. So the next topic is Chandrayaan 3 CHAST. This topic is important for your science and tech section. So Chandrayaan 3's surface thermophysical experiment CHAST has become the first instrument to measure in situ temperatures near the moon's south pole. So it successfully penetrated lunar soil and it deployed a thermal probe, and it has provided crucial data on lunar surface temperatures. So CHAST was integrated into the Vikram lander of Chandrayaan 3, which landed in 2023, and it is equipped with 10 temperature sensors. It uses a rotation based deployment mechanism instead of hammering device. As the motor rotates, the probe pushes gets pushed downwards until the tip touches the moon's surface. The probe continues to penetrate deeper, and it increases the resistance from the lunar soil and it helps to determine how far it has descended. CHAST successfully reached a depth of 10 centimeter in the moon's regolith. So the next topic is Kachadibu Islands. This topic is important for international relations. So Tamil Nadu Legislative Assembly has once again unanimously adopted a resolution urging the union government to retrieve Kachadibu from Sri Lanka. Kachadibu is a 285-acre uninhabited island situated in Park Strait between India and Sri Lanka. It acts as a maritime boundary marker between India and Sri Lanka. It is a fisheries-rich zone. It was formed due to a volcanic eruption in 14th century. It was initially ruled by Jaffna kingdom. Later it was controlled by the Ramnath Zamindari under the Nayak dynasty of Madurai. British India and Sri Lanka both claimed the island until the 1974 agreement, which settled the sovereignty in Sri Lanka's favor. So it is part of the international maritime boundary line, which was delineated in 1974. It was established based on the Leuven Clause. IMBL determines the exclusive economic zones, territorial waters, and other maritime zones. And the 1974 agreement adjusted the equidistant line, which led the Kachadevu Island falling under the Sri Lankan sovereignty. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.